हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मैं राहुल मंडल साथ करता हूँ आप सभी को इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करूँगा जम्मू एंड कश्मीर सेट एग्ज़ाम को, ठीक है, जो 24 जुलाई को हुआ था। तो इस सेशन का लेने का हमारा दो पर्पसेस हैं। एक तो वो है जिन लोगों ने यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनका ये प्रैक्टिस हो जाएगा। और दूसरा, जिन लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर सेट एग्ज़ाम बैठा था, ठीक है, अटैम्प्ट किया था, ठीक है, उनका ये आंसर की निकल के आएगा। ओके, तो हमारा दो फ़ायदा है। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो रूल वही है, ठीक है, आप लोगों को आंसर करने के लिए 10 सेकंड्स टाइम मिलेगा, ठीक है, हर क्वेश्चन में। और आप लोग नीचे देखो जो लाइव कमेंट कर जो ऑप्शन है उसको क्लिक करो और वहाँ पर अपना आंसर भेज दे रहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। Consider the following statements in the light of philosophy of Locke and mark the correct quotes। तो लॉक के दर्शन के आलोक में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कोटों का चिन्हित करें। तो ऑप्शन 1, प्राइमरी क्वालिटीज़ आर सेंसिबल क्वालिटीज़ दैट डिपेंड ऑन द परसीवर, मतलब प्राथमिक गुण समझदार गुण हैं जो बोधक पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन 2, प्राइमरी क्वालिटीज़ आर कलर साउंड टेस्ट एंड टेक्सचर, मतलब प्राथमिक गुण रंग ध्वनि स्वाद और बनावट है। या फिर ऑप्शन 3, सेकेंडरी क्वालिटीज़ आर दोज हुज एग्जिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी परसीवर, मतलब द्वितीयक गुण वो है जिनका अस्तित्व किसी भी पूर्ववर्ती से स्वतंत्र होता है। या फिर ऑप्शन 4, प्राइमरी क्वालिटीज़ आर ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ थिंग्स व्हेयर सेकेंडरी क्वालिटीज़ आर सब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज़, मतलब प्राथमिक गुण वस्तुओं के वस्तुनिष्ठ गुण होते हैं जबकि गौण गुण या द्वितीय गुण व्यक्तिपरक गुण होते हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है ये आप लोगों को बताना होगा। तो जल्दी बताओ। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं। तो देखो जो ऑप्शन 1 है, प्राइमरी क्वालिटीज़ आर सेंसिबल क्वालिटीज़ दैट डिपेंड्स ऑन द परसीवर, देखो ये मुझे पता नहीं है कि ये करेक्ट है या गलत है, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे। देखो प्राइमरी क्वालिटीज़ आर कलर साउंड टेस्ट एंड टेक्सचर, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो प्राइमरी क्वालिटीज़ 6 टाइप होते हैं, सॉलिडिटी, एक्सटेंशन, फिगर, मोशन, रेस्ट और नंबर, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, राइट, कलर साउंड टेस्ट टेक्सचर ये नहीं है। तो ऑप्शन 2 को डिलीट करो। तो देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों तो डिलीट हो जाएगा, राइट, तो 1 भी डिलीट हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, राइट। आप देखो 3 और 4 तो कौन सा करेक्ट है देखते हैं। तो देखो अगर 1 ऑप्शन डिलीट है तो ऑप्शन 3 भी डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ऑप्शन 1 में देखो प्राइमरी क्वालिटीज़ आर सेंसिबल क्वालिटीज़ दैट डिपेंड ऑन द परसीवर, ठीक है। यहाँ पर अगर सेकेंडरी क्वालिटीज़ होगा तो ये ठीक है, या फिर यहाँ पर इंडिपेंडेंट होना तो भी ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो देखो ऑप्शन 3 पर सेकेंडरी क्वालिटीज़ आर दोज हुज एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन एनी परसीवर, राइट, तो ये पर डिपेंडेंट होना चाहिए था सेकेंडरी क्वालिटीज़ में, राइट, तो ऑप्शन 3 डिलीट हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन 4, प्राइमरी क्वालिटीज़ आर ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ थिंग्स व्हेयर एज सेकेंडरी क्वालिटीज़ आर सब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज़, राइट, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पर, तो देखो जो प्राइमरी क्वालिटीज़ है वो शेप, साइज, मोशन, सॉलिडिटी, राइट, और देखो दीज आर इंट्रिंसिक क्वालिटीज़ इन बॉडीज, ओके, आवर ideas of these qualities do resemble the qualities themselves, okay। अब सेकेंडरी क्वालिटीज़ कौन कौन सा है, देखो कलर्स, ऑडर्स, टेस्ट, फेल्ट, टेक्सचर्स, राइट, और देखो these are in material bodies only as causal powers to produce certain sort of sensation in us, okay। अब देखो these causal powers result from the primary qualities, तो ये प्राइमरी क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट, तो देखो इट इज़ सिंपली दैट such and such a microstructure configuration of primary qualities
interacts with our senses to produce such and such a sensation in us। तो देखो जो प्राइमरी क्वालिटीज़ है, जो प्राइमरी क्वालिटीज़ आर प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट इन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, राइट। तो दे आर measurable mathematically or geometrically, they are essential to the object and are accessible to more than one sense। okay, secondary qualities are produced by an object due to its particular makeup order of primary qualities, and secondary qualities are mind dependent, right। they are not present in the object itself and may differ from perceiver to perceiver। ओके अब अगले प्रश्न पर आते हैं। Which one of the following can be placed under opinion according to Plato। तो प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से किसे राय के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो ऑप्शन ए बिलीफ्स ऑफ चेयर, ऑप्शन बी चेयरनेस, ऑप्शन सी ब्लैकनेस ऑफ चेयर, या फिर ऑप्शन डी व्हाइटनेस ऑफ चेयर। गूगल ट्रांसलेटर को इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पर हिंदी को लिखा है, ठीक है। तो हिंदी रॉन्ग भी हो सकता है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ओके तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बिलीफ ऑफ चेयर। क्यों? क्योंकि देखो प्लेटो ने नॉलेज और जो ओपिनियन है उसके बीच डिफर किया है, राइट। और उन्होंने कहा है कि नॉलेज इज़ नॉट ओपिनियन और बिलीफ। तो प्लेटो ने ओपिनियन के साथ बिलीफ को, ठीक है, मैच किया है, राइट। और देखो यहाँ पर ऑप्शन ए बिलीफ ऑफ चेयर, तो यही है, राइट। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। Which one of the following is incorrect। तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ऑप्शन सी चार्ल्स टेलर सोर्सेस ऑफ द सेल्फ, या फिर ऑप्शन डी रोनाल्ड डोरक्विन टेकिंग राइट्स सीरियसली। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखा करो। यस तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अमर्त्य सेन ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इसको ये गलत है, राइट। तो अमर्त्य सेन ने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस को नहीं लिखा था, तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस को लिखा था जॉन रॉल्स ने, राइट। तो ये याद रखो। और बाकी सारे जो ऑप्शन है बहुत सारे करेक्ट हैं। देखो बी आर अम्बेडकर उन्होंने तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को लिखा था, राइट। और चार्ल्स टेलर ये सोर्सेस ऑफ सेल्फ, और रोनाल्ड डोरक्विन ये लिखा था टेकिंग राइट्स सीरियसली, ठीक है। तो ये सारे याद रखो। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। Which one of the following philosophers celebrate the free play of language as an endless difference of meaning। तो निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक भाषा के मुक्त खेल को अर्थों के अंतरहीन अंतर के रूप में मानता है। तो ऑप्शन ए डेरिडा, ऑप्शन बी जी.ई. मूर, ऑप्शन सी विटगेन्स्टाइन, या फिर ऑप्शन डी जे.पी. सार्त्रे। ओके तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए देरिदा। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। तो देरिदा ने द फ्री प्ले ऑफ लैंग्वेज एज एन एंडलेस डिफरेंस ऑफ मीनिंग ये सेलिब्रेट किया है, ठीक है। ओके अब अगला प्रश्न। ऑप्रोमा इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्रोमा में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी डाउट, ऑप्शन सी एरर, या फिर इन सभी। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दोज। तो देखो मेमोरी, डाउट और एरर ये सारे ऑप्रोमा में आते हैं, राइट। और एक आते हैं कि हाइपोथेटिकल रीजनिंग, जो न्याय विशेषी का कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने डाला था यूट्यूब पर, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो इस चैनल पर ही है, ठीक है। इस वीडियो ख़त्म होते ही आप लोग उसको देख लीजिए। अब अगला प्रश्न पर आते हैं। द पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी अकॉर्डिंग टू कांट आर। तो कांट के अनुसार नैतिकता के सिद्धांत है। तो ऑप्शन ए पर्सनैलिटी एंड फ्रीडम, मतलब व्यक्तित्व और स्वतंत्रता। ऑप्शन बी रीजन एंड फ्रीडम ऑफ विल, मतलब कारण और इच्छा की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी फ्रीडम इमोरलिटी ऑफ सोल एंड बिलीफ इन गॉड, मतलब स्वतंत्रता
आत्मा की अमरता और ईश्वर में विश्वास, या फिर ऑप्शन डी फ्रीडम ऑफ विल एंड बिलीफ इन गॉड, मतलब ईश्वर में इच्छा और विश्वास की स्वतंत्रता। तो इनमें से कौन सा पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी है, ये आप लोगों को बताना होगा। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है फ्रीडम, इमोरालिटी ऑफ सोल एंड बिलीफ इन गॉड। तो स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर में विश्वास। ठीक है, तो कांट ने ये तीन को ही पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी के हिसाब से माना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। इमोटिविज्म मेंटेन्स दैट, मतलब जो आवेगवाद ये कायम रखते हैं कि ऑप्शन ए एथिकल वैल्यूज आर मेरिली फीलिंग्स, ऑप्शन बी एथिकल वैल्यूज आर ऑब्जेक्टिवली रियल, ऑप्शन सी एथिकल वैल्यूज आर सब्जेक्टिवली रियल, या फिर ऑप्शन डी एथिकल वैल्यूज आर इमोटिव फोर्सेस। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, ये आप लोग को बताना होगा। तो जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, क्योंकि देखो जो इमोटिविज्म है वो तो फीलिंग्स, एटीट्यूड इनके ऊपर बात करते हैं, राइट। तो ये ना तो ऑब्जेक्टिव रियल के बारे में बात करता है, ना ये सब्जेक्टिव रियल के बारे में बात करता है। तो ये हो सकता है कि ये ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी पर इमोटिव फोर्स लिखा है, राइट। तो फोर्स ये तो नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथिकल वैल्यूज आर मेरिली फीलिंग्स। ओके, तो नैतिक मूल्य केवल भावनाएं हैं, राइट। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इमीडिएट नॉलेज अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। तो निम्नलिखित में से कौन जैन धर्मों के अनुसार तत्काल ज्ञान नहीं है। ऑप्शन ए श्रुति, ऑप्शन बी अवधि, ऑप्शन सी मनोपर्याय, या फिर ऑप्शन डी केवल ज्ञान। तो इस क्वेश्चन को तो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो और भी कर देते हैं। तो जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग इमीडिएट नॉलेज कौन कौन सा है, अवधि, मनोपर्याय और केवल ज्ञान। ठीक है, और मीडिएट नॉलेज कौन कौन सा है, मोती और श्रुति या फिर श्रुतो, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए श्रुतो, तो ये इमीडिएट नॉलेज नहीं है, राइट, तो ये मीडिएट नॉलेज है। तो इस वजह से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड बाय प्लेटो। तो प्लेटो ने निम्नलिखित में से किसे स्वीकार नहीं किया। तो ऑप्शन ए आइडियाज आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल बीइंग्स, मतलब विचार व्यक्तिगत प्राणियों से स्वतंत्र है। ऑप्शन बी आइडियाज आर इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज, मतलब विचार ज्ञान से स्वतंत्र है। या फिर ऑप्शन सी आइडियाज आर इंडिपेंडेंट ऑफ गुड, मतलब विचार अच्छे से स्वतंत्र है। या फिर ऑप्शन डी आइडियाज आर इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड, मतलब विचार भगवान से स्वतंत्र है। तो इनमें से किसको एक्सेप्ट नहीं किया है प्लेटो ने। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी आइडियाज आर इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज। तो विचार ज्ञान से स्वतंत्र है, ये प्लेटो ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो प्लेटो ने इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल बीइंग्स को भी एक्सेप्ट किया है, राइट, आइडियाज़ के बारे में, और इंडिपेंडेंट ऑफ गुड और इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड, ठीक है, इन सारे को एक्सेप्ट किया है। लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज ये आइडिया नहीं है। तो ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू ह्यूम ऑल आवर आइडियाज़ आर अल्टीमेटली बेस्ड ऑन। तो ह्यूम के अनुसार हमारे सभी विचार अंततः पर आधारित है, तो कौन सा है। तो ऑप्शन ए इम्प्रेशन, ऑप्शन बी इंट्यूशन, ऑप्शन सी रीजनिंग, या फिर ऑप्शन डी हाइपोथेसिस। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इम्प्रेशन। तो इम्प्रेशन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है, ह्यूम के बारे में। और कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, ये दो कीवर्ड अपने दिमाग पर बिठा लो। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं।
प्लेटोज डायलॉग व्हिच स्टार्ट्स विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज, तो प्लेटो का संवाद जो न्याय की अवधारणा से शुरुआत होती है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए प्रोटागोरस, ऑप्शन बी मेनो, ऑप्शन सी रिपब्लिक या फिर ऑप्शन डी पार्मेनिडिस। तो इनमें से कौन सा डायलॉग है जिस पर ये जस्टिस के बारे में बात किया है? यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी रिपब्लिक। तो रिपब्लिक ग्रंथों में ये द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस के बारे में प्लेटो ने बात किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्टेंशियलिस्ट डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्ववादी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है? तो ऑप्शन ए सोरेन किरकेगार्ड, ऑप्शन बी मार्टिन हाइडेगर, ऑप्शन सी कार्ल जेस्पर्स या फिर ऑप्शन डी गैब्रियल मार्शल। तो इनमें से कौन सा नहीं है? यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सोरेन किरकेगार्ड। तो किरकेगार्ड ने ये गॉड के बारे में विश्वास नहीं रखता था। ठीक है, तो ये एक सटीक क्वेश्चन भी है। तो थियस्टिक फिलोसोफर मतलब जिन लोगों ने ये गॉड के बारे में विश्वास रखते हैं, और एथेइस्ट फिलोसोफर मतलब जिन लोगों ने गॉड के बारे में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ये याद रखो। ठीक है, अगर यहाँ पर थियस्टिक फिलोसोफर पूछा होता या फिर एथेइस्ट फिलोसोफर पूछा होता तो कौन सा होता? ठीक है, तो वो बात। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। एपिस्टेमोलॉजिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टेटमेंट मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स इज, तो मनुष्य सभी चीज़ों का मापक है, ये कथन का ज्ञान मीमांसा संबंधी निहितार्थ है। तो ऑप्शन ए नॉलेज इज़ इम्पॉसिबल मतलब ज्ञान असंभव है, ऑप्शन बी नॉलेज इज़ डाउटफुल मतलब ज्ञान संदिग्ध है, या फिर ऑप्शन सी नॉलेज इज़ सब्जेक्टिव मतलब ज्ञान व्यक्तिपरक है, या फिर ऑप्शन डी नॉलेज इज़ ऑब्जेक्टिव मतलब ज्ञान उद्देश्य है। तो इनमें से कौन सा है? यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी नॉलेज इज़ सब्जेक्टिव। तो देखो मैन इज़ मेजर ऑफ ऑल थिंग्स मतलब मनुष्य सभी चीज़ों का मापक है। तो ये इंडिविजुअल मैन के बारे में बात कर रहा है, राइट। और ये जो स्टेटमेंट है मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, ये किसने कहा है? ये प्रोटागोरस ने कहा है, राइट। अब अगला प्रश्न पर आते हैं। पॉइंट आउट द करेक्ट ऑर्डर, तो सही क्रम को इंगित करें। तो देखो ऑप्शन ए पर है संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक, ऑप्शन बी पर है ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, संहिता, ऑप्शन सी पर है उपनिषद, आरण्यक, संहिता और ब्राह्मण, ऑप्शन डी पर है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस पर है? यस, तो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो कौन सा है? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अंत्योदय अकॉर्डिंग टू गांधी मीन्स, तो गांधी के अनुसार अंत्योदय का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ ऑल मतलब सभी का विकास, ऑप्शन बी इक्वलिटी ऑफ ऑल लिविंग बींग्स मतलब सभी जीवित प्राणियों का समानता, ऑप्शन सी वेलफेयर ऑफ ऑल थ्रू द वीकेस्ट इन द सोसाइटी मतलब समाज में सबसे कमज़ोर के माध्यम से सभी का कल्याण, ऑप्शन डी फ्रीडम फॉर चिल्ड्रन एंड वोमेन मतलब बच्चों और महिलाओं के लिए स्वतंत्रता। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा ये आप लोग को ढूंढना होगा। बाकी स्टेटों का मुझे पता नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल पर ठीक है एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय, ठीक है, ये 3 राशन कार्ड आते हैं। ठीक है, एपीएल मतलब जो सबसे अमीर है, ठीक है, उन लोगों को एपीएल कार्ड दिया जाता है। बीपीएल मतलब जो मिडिल क्लास है, राइट। और जो अंत्योदय है मतलब जो सबसे गरीब है। तो आप इससे याद रख सकते हो। तो यहाँ पर देखो अंत्योदय अकॉर्डिंग टू गांधी मीन्स वेलफेयर ऑफ ऑल थ्रू द वीकेस्ट इन द सोसाइटी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। तो सांख्य फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन 1
इवोल्यूशन इज मैकेनिकल, मतलब विकास यांत्रिक है। ऑप्शन 2, इवोल्यूशन इज पर्पसिव, मतलब विकास उद्देश्यपूर्ण है। ऑप्शन 3, इवोल्यूशन इज लाइनर, मतलब विकास रैखिक है। ऑप्शन 4, इवोल्यूशन इज साइक्लिक, मतलब विकास चक्रीय है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन क्या है? सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन इज साइक्लिक नॉट लाइनर, राइट। तो देखो ऑप्शन 4 करेक्ट है और ऑप्शन 3 डिलीट हो जाएगा। तो कहाँ पर है? देखो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये दोनों ऑप्शन तो डिलीट हो जाएगा। आप देखो ऑप्शन 2 या फिर ऑप्शन 1 ये करेक्ट होगा। तो देखो जो इवोल्यूशन है वो मैकेनिकल नहीं है, वो टेलियोलॉजिकल है। तो ऑप्शन 1 भी डिलीट हो जाएगा। तो बचा कौन? 2 और 4, राइट। तो मतलब ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। माया इज द क्रिएटिव फोर्स ऑफ ब्रह्म इज द व्यू मेंटेन बाय। तो माया ब्रह्म की रचनात्मक शक्ति है, ये विचार किसके द्वारा बनाए रखा गया है? तो ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी श्री अरविंदो, ऑप्शन सी टैगोर या फिर ऑप्शन डी विवेकानंद। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए शंकराचार्य। तो शंकराचार्य के अकॉर्डिंग माया इज द क्रिएटिव फोर्स ऑफ ब्रह्म। शंकराचार्य के साथ साथ विवेकानंद भी ये बिलीव किया है कि माया इज ए पावर ऑफ द क्रिएटर, और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी सोचते हैं कि माया इज द प्रिंसिपल ऑफ चेंज, ए शक्ति दैट मेक्स क्रिएशन पॉसिबल। लेकिन विवेकानंद का एक मेन सेंटेंस है माया के बारे में। तो माया इज कॉन्सिप्ट जस्ट एज ए फैक्ट अबाउट द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो माया के उन्होंने फैक्ट कहा है। अब अगला प्रश्न पर आते हैं। मैन इज कॉन्डिमेंडेड टू बी फ्री इज द व्यू एडवोकेटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर। तो मनुष्य को स्वतंत्र होने की निंदा की जाती है। तो ये विचार निम्नलिखित में से किस दार्शनिक द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? तो ऑप्शन ए हाइडेगर, ऑप्शन बी कार्ल जेस्पर्स, ऑप्शन सी गैब्रियल मार्शल या फिर ऑप्शन डी जॉन पॉल सार्त्रे। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी जॉन पॉल सार्त्रे। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोग एज इट इज याद रखो कि मैन इज कॉन्डिमेंडेड टू बी फ्री, ये जॉन पॉल सार्त्रे ने कहा है। ओके, अब अगला प्रश्न। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एक्सेप्टेड बाय श्री अरबिंदो इज नोन एज। तो श्री अरबिंदो द्वारा स्वीकार किए गए विकासवाद में सिद्धांतों को किस रूप से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए एमर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन बी मैकेनिकल इवोल्यूशन, ऑप्शन सी इंटीग्रल इवोल्यूशन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इंटीग्रल इवोल्यूशन, राइट। तो इंटीग्रल इवोल्यूशन के बारे में श्री अरबिंदो ने बात किया है, राइट। और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेचर हैज़ प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सोवर्जिन मास्टर्स, पेन एंड प्लेजर। तो दिस स्टेटमेंट ऑफ बेंथम इज एडवोकेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ। तो प्रकृति ने मानव जाति को दो संप्रभु स्वामी दर्द और सुख के शासन में रखा है। तो बेंथम का ये कथन किस सिद्धांत की वकालत कर रहा था? तो ऑप्शन ए एसिटिज्म, ऑप्शन बी यूटिलिटेरियनिज्म, ऑप्शन सी एथिकल हेडोनिज्म या फिर ऑप्शन डी साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है उपयोगितावाद। तो यूटिलिटेरियनिज्म ये बेंथम का जो प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेचर हैज़ प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सोवर्जिन मास्टर्स, पेन एंड प्लेजर, राइट। तो इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम यूटिलिटेरियन के जो टॉपिक
कवर किया था, ठीक है, वहाँ पर। और यूटिलिटेरियन के जितने सारे टाइप्स थे, ठीक है, वो सारे हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से, तो आप लोग उस सेशन को भी देख सकते हो। यूट्यूब पर पढ़ाने का फ़ायदा यही है कि हर सेशन रिकॉर्ड रहता है ना। अब अगला प्रश्न, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो ऑप्शन ए बेंथम रैशनलिज्म, ऑप्शन बी ग्रीन परफेक्शनिज्म, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर इंट्यूशनिज्म, ऑप्शन डी कांट हेडोनिज्म। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टी.एच. ग्रीन। ये परफेक्शनिज्म के बारे में बात किया है, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट पेयर्स है। ओके, अब अगला प्रश्न प्रस्तुत है आपके सामने स्क्रीन पे, ये रहा। व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ फेलासीज occurs if the rule any term distributed in the conclusion must be distributed in the premises is not followed। यदि निष्कर्ष में वितरित किसी भी शब्द को परिसर में वितरित किया जाना चाहिए तो नियम का पालन नहीं किया जाता है तो भ्रम का कौन सा संयोग होता है। तो ऑप्शन ए अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल एंड इलिसिट मेजर, ऑप्शन बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल एंड फेलासी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस, ऑप्शन सी इलिसिट मेजर एंड इलिसिट माइनर, ऑप्शन डी फेलासी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस एंड इलिसिट मेजर। तो इनमें से कौन सा फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल एंड फेलासी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस, मतलब ऑप्शन बी। क्यों, देखो जो कंक्लूजन है, ठीक है, कंक्लूजन पर दो टर्म रहते हैं, एक है माइनर टर्म और दूसरा है मेजर टर्म, राइट। और माइनर टर्म और मेजर टर्म ये कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो माइनर प्रीमाइस या फिर मेजर प्रीमाइसेस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। तो देखो ऑप्शन पर जहाँ पर माइनर और या फिर मेजर टर्म है, ठीक है, उसको डिलीट कर दो, तो देखो कौन सा बचता है। तो देखो ऑप्शन ए पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल एंड इलिसिट मेजर, तो यहाँ पर इलिसिट मेजर है तो ये डिलीट हो जाएगा, राइट। तो ये तो फॉलो करता है। और देखो ऑप्शन सी इलिसिट मेजर एंड इलिसिट माइनर, ये तो बिल्कुल फॉलो करता है। ऑप्शन डी फेलासी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस एंड इलिसिट मेजर, तो यहाँ पर इलिसिट मेजर है, राइट, तो ये फॉलो करता है। और मिडिल टर्म कहाँ पर रहता है, ये तो दोनों प्रीमाइसेस पर रहता है, राइट। ओके, तो ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न प्रस्तुत है आपके सामने स्क्रीन पे, ये रहा। मेडिकल एथिक्स stresses two fundamental principles as governing the physician-patient relationship such as चिकित्सा नैतिकता चिकित्सक रोगी संबंध को नियंत्रित करने जैसे दो मूलभूत सिद्धांतों पर जोर देती है, जैसे तो ऑप्शन ए द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी, ऑप्शन बी द प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी एंड गवर्नेंस, ऑप्शन सी द प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस एंड नॉन मेलफिसेंस, या फिर ऑप्शन डी द प्रिंसिपल ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी द प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस एंड नॉन मेलफिसेंस, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, बेनिफिसेंस एंड नॉन मेलफिसेंस, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑल्डो लियोपोल्ड द सोर्स ऑफ द लैंड एथिक्स इज, तो ऑल्डो लियोपोल्ड के अनुसार भूमि नीतिकता का सूत्र कौन सा है। तो ऑप्शन ए बायोलॉजी, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी एनवायरनमेंट, या फिर ऑप्शन डी जियोग्राफी। देखो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी इकोलॉजी। तो ऑल्डो लियोपोल्ड के अनुसार ये जो लैंड एथिक्स का जो सोर्स है वो है इकोलॉजी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशनल, मतलब निम्नलिखित में से कौन शर्त है।
तो ऑप्शन ए कॉन्जंक्शन, ऑप्शन बी डिसजंक्शन, ऑप्शन सी इम्प्लीकेशन या फिर ऑप्शन डी नेगेशन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का जो कंडीशन है वो कौन सा है, इफ़ एंड देन, राइट। तो देखो ये इम्प्लाइज ये चिन्ह है, तो देखो जो कॉन्जंक्शन है वो तो डॉट है, राइट। तो डॉट ये संयोजन करता है, और देखो जो डिसजंक्शन है मतलब ये भेल है, राइट। ये इधर और को इस्तेमाल किया जाता है, राइट, मतलब अथवा। और देखो जो नेगेशन है वो तो नकारात्मक है, राइट। तो कहाँ पर कंडीशनल है, वो इम्प्लीकेशन पर है, राइट, मतलब इम्प्लाइज पर। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। व्याप्ति अकॉर्डिंग टू नया इज ए रिलेशन बिटवीन, तो नए के अनुसार व्याप्ति के बीच का संबंध है। तो ऑप्शन ए साध्य एंड हेतु, ऑप्शन बी साध्य एंड पक्ष, ऑप्शन सी हेतु एंड पक्ष या फिर ऑप्शन डी साध्य एंड स्वपक्ष। ओके, तो देखो जो नए फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग जो व्याप्ति का रिलेशन है वो कहाँ पर रहता है, वो हेतु एंड साध्य के बीच, राइट। तो देखो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ पर हेतु एंड साध्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए साध्य एंड हेतु, ठीक है, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि और ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो साध्य एंड पक्ष ये तो बिल्कुल नहीं है, हेतु एंड पक्ष ये भी नहीं है, साध्य एंड स्वपक्ष ये भी नहीं है, राइट। तो ये साध्य एंड हेतु ये हो सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए इमोटिविज्म कार्नेप, ऑप्शन बी प्रेस्क्रिप्टिविज्म हेयर, ऑप्शन सी नेचुरलिज्म मिल, ऑप्शन डी सब्जेक्टिविज्म ब्रैडले। तो इनमें से कौन सा मैच्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नॉट लिखा है, ध्यान से। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी नेचुरलिज्म मिल। तो ये मैच्ड नहीं है। तो नेचुरलिज्म ये किसने दिया था, ये जॉन ड्यूई, राइट। तो अर्नेस्ट नेगेल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मिल ने ये नेचुरलिज्म को नहीं दिया है। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न। विटगेनस्टाइन सेज दैट डैश एंड रियलिटी आर इंटर रिलेटेड। तो विटगेनस्टाइन का कहना है कि डैश और वास्तविकता परस्पर संबंधित है। तो ऑप्शन ए लैंग्वेज, ऑप्शन बी डिनोटिंग, ऑप्शन सी अनरियलिटी या फिर ऑप्शन डी लॉजिक। तो ये डैश को फिल कीजिए। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लैंग्वेज, मतलब भाषा, ठीक है। तो भाषा और वास्तविकता ये परस्पर संबंधित है अकॉर्डिंग टू विटगेनस्टाइन, ठीक है। और लॉजिक के बारे में विटगेनस्टाइन ने कहा है कि लॉजिक इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एवरी प्रोपोजिशन इज एदर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो ये भी याद रखो। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। एथिकल प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू मूर आर, तो मूर के अनुसार नैतिक गुण है। तो ऑप्शन ए नॉन डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन नेचुरल, ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन नेचुरल, ऑप्शन सी नॉन डिस्क्रिप्टिव एंड नेचुरल या फिर ऑप्शन डी डिस्क्रिप्टिव एंड नेचुरल। तो इनमें से कौन सा होगा। तो देखो जीई मूर ये तो नॉन नेचुरलिज्म है, राइट। तो देखो यहाँ पर सी और डी ये दोनों तो डिलीट हो जाएगा, राइट। अब देखो डिस्क्रिप्टिव या नॉन डिस्क्रिप्टिव होगा। तो ये एथिकल प्रॉपर्टीज़ ये नॉन डिस्क्रिप्टिव होगा, क्योंकि देखो जो एथिकल प्रोपोजिशन है मतलब प्रॉपर्टीज़ है, राइट, उसको डिस्क्राइब अब नहीं कर सकते हो। आप इससे याद रख सकते हो कि मूर ने गुड के बारे में बताया है कि गुड को आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते हो, राइट, वो इनडिफाइनाइट है और गुड एक सिंपल आइडिया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है।
ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू ह्यूम द सोल इज, तो ह्यूम के अनुसार आत्मा क्या है? एन इटर्नल सब्सटेंस, ऑप्शन बी ए स्पिरिचुअल सब्सटेंस, ऑप्शन सी ए बंडल ऑफ मेंटल एक्सपीरियंस एंड नथिंग अपार्ट फ्रॉम इट, या फिर ऑप्शन डी ए मटेरियल सब्सटेंस। तो इनमें से कौन सा है? यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ए बंडल ऑफ मेंटल एक्सपीरियंसेस एंड नथिंग अपार्ट फ्रॉम इट। मतलब मानसिक अनुभवों का एक बंडल और इसके अलावा कुछ भी नहीं है ये आत्मा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। Which one of the following statements about non-violence and truth is according to Gandhian ethics? तो गांधीवादी नैतिकता के अनुसार अहिंसा और सत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए बोथ आर मीन्स टू सम अदर एंड्स, या फिर ऑप्शन बी बोथ ऑफ देम आर एंड्स ऑफ ऑल एंड द अदर ऑफ मीन्स, या फिर ऑप्शन सी ट्रूथ इज द मीन्स एंड नॉन वायलेंस इज द एंड, या फिर ऑप्शन डी नॉन वायलेंस इज द मीन्स एंड ट्रूथ इज द एंड। तो इनमें से कौन सा है? तो ये मीन्स और एंड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मतलब अहिंसा साधन है और सत्य ये साध्य है। राइट, तो नॉन वायलेंस ये मीन्स है और ट्रूथ ये क्या है? एंड है। ठीक है, तो इसको अच्छे से दिमाग पर बिठा लो। ठीक है, मीन्स जस्टिफाइज एंड्स। राइट, तो अगर इसको याद रख सकते हो तो ये भी याद में रहेगा। राइट, तो नॉन वायलेंस इज द मीन्स एंड ट्रूथ इज द एंड। ओके, अब अगला प्रश्न। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस डेकार्ट्स फिलोसफी? तो निम्नलिखित में से डेकार्ट्स दर्शन की विशेषता कौन सा है? तो ऑप्शन ए रैशनलिज्म, स्केप्टिसिज्म, आइडियलिज्म, ऑप्शन बी स्केप्टिसिज्म, आइडियलिज्म और डॉगमेटिज्म, ऑप्शन सी आइडियलिज्म, डॉगमेटिज्म और एप्रोरिज्म, या फिर ऑप्शन डी रैशनलिज्म, एप्रोरिज्म एंड डुअलिज्म। यस, तो इस क्वेश्चन का भी जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी रैशनलिज्म, एप्रोरिज्म एंड डुअलिज्म। तो देखो, अगर आप ऑप्शन को डिलीट करना चाहते हैं तो देखो, रैशनलिज्म ये तो डेकार्ट्स तो है। राइट, रैशनलिस्ट फिलोसोफर, और डेकार्ट्स के फिलोसफी में डुअलिज्म भी आते हैं, मतलब जो माइंड एंड बॉडी आते हैं। राइट, तो देखो डुअलिज्म यहाँ पर और भी किसी ऑप्शन पर नहीं है। देखो आइडियलिज्म ये तो बिल्कुल नहीं है। राइट, और डॉगमेटिज्म ये भी नहीं है। स्केप्टिसिज्म आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी ही बेस्ट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ये लाइबनिज के संदर्भ में पूछा गया है। ठीक है, तो असर्शन में क्या है? गॉड इज़ मोनाड ऑफ मोनाड्स, तो मतलब ये सुप्रीम मोनाड है। तो देखो यहाँ पर हिंदी में क्या है कि ईश्वर सन्यासियों का सन्यासी है। तो यहाँ पर मोनाड का अर्थ इन लोगों ने सन्यासी बना है। ठीक है, अब रीजन में क्या है कि देयर इज ए लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इंडिस्क्रिमिनेबल्स, मतलब अविवेकी का पहचान का नियम है। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मतलब बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। राइट, तो ये सरकारी ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन प्रस्तुत है आपके सामने स्क्रीन पे, ये रहा। द व्यू दैट टू मिथिकल फोर्सेस लव एंड हेट आर द फंडामेंटल कॉज टू यूनाइट एंड डिवाइड द एलिमेंट्स इज मेंटेन्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर्स? ये विचार कि दो पौराणिक ताकतें प्यार और नफरत तत्वों को एकजुट और विभाजित करने का मूल कारण है, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक द्वारा बनाए रखा गया है? तो ऑप्शन ए एम्पेडोक्लेस, ऑप्शन बी एनाक्सागोरस, ऑप्शन सी सोफिस्ट, या फिर ऑप्शन डी पिथागोरस।
यस तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो लव एंड हेट के बारे में जो मिथ्स है, ठीक है, वो एम्पोडोक्लेस के दर्शन में पाए जाते हैं, राइट। तो एम्पोडोक्लेस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये स्टैटिक क्वेश्चन भी है, आप लोग इसको एज इट इज़ याद में रखो। अब अगले प्रश्न प्रस्तुत है आपके सामने स्क्रीन पे, ये रहा। द ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट अकॉर्डिंग टू डेकार्ट्स प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज। तो डेकार्ट्स के अनुसार ऑन्टोलॉजिकल तर्क भगवान के अस्तित्व को साबित करता है। ऑप्शन ए, आई हैव द एक्चुअल एग्जिस्टिंग आइडिया ऑफ परफेक्ट बीइंग इन माई माइंड। ऑप्शन बी, आई कैन नॉट बी द कॉज ऑफ दिस आइडिया ऑफ द परफेक्ट बीइंग। ऑप्शन सी, आई हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट बीइंग। या फिर ऑप्शन डी, आई हैव नॉट क्रिएटेड माई सेल्फ। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, भगवान आपको माफ नहीं करेगा, तो जल्दी से लाइक करो। आई थिंक इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, आई कैन नॉट बी द कॉज ऑफ दिस आइडिया ऑफ परफेक्ट बीइंग। तो देखो जो ऑप्शन ए है, आई हैव द एक्चुअल एग्जिस्टिंग आइडिया ऑफ ए परफेक्ट बीइंग इन माई माइंड, ये भी सही होना चाहिए था। लेकिन जो कांट ने क्रिटिसाइज किया है ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास एक आइडिया है, ठीक है, कि हमारे पॉकेट में, मैंने सोचा कि हमारे पॉकेट में एक $100 का नोट है, ठीक है, तो मैंने सोचा जैसे वैसे मैंने पॉकेट पर अनुभव किया। ये तो यही है ना, तो ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को एक बार जरूर से चेक कर लीजिए, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। कांट बिलीव दैट, तो कांट का मानना है कि कैटेगरीज आर फॉर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड स्पेस एंड टाइम आर एट्रीब्यूट्स थिंग्स। ऑप्शन बी, कैटेगरीज आर फॉर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड स्पेस एंड टाइम आर फॉर्म्स ऑफ सेंसिबिलिटी। ऑप्शन सी, कैटेगरीज आर ए अप्रायोरी एंड स्पेस एंड टाइम आर एम्पिरिकल। या फिर ऑप्शन डी, नॉलेज ऑफ ट्रांसेंडेंट रियलिटी इज पॉसिबल थ्रू अप्रायोरी कैटेगरीज। यस तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो देखो कैटेगरीज आर फॉर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये तो बिल्कुल सही है। अब देखो स्पेस एंड टाइम, मैंने आप लोगों को जो डे 2 जो मॉक टेस्ट एनालिसिस किया था, तब वहाँ पर आप लोगों को बताया था कि जो फॉर्म्स ऑफ सेंसिबिलिटी है वो स्पेस एंड टाइम है, राइट। तो देखो अब यहाँ पर काम आ गया, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न प्रस्तुत है आपके सामने स्क्रीन पे, ये रहा। शंकराचार्य डिस्क्राइब्स द फॉल्सिटी ऑफ द वर्ल्ड एज। तो शंकराचार्य ने संसार के मिथ्यात्व का वर्णन इस प्रकार किया है कि ऑप्शन ए, द वर्ल्ड इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल इमेजिनेशन। ऑप्शन बी, द वर्ल्ड इज ए क्रिएशन ऑफ प्रकृति एंड पुरुष। ऑप्शन सी, द वर्ल्ड इज ए रियल क्रिएशन ऑफ माया। या फिर ऑप्शन डी, द वर्ल्ड इल्यूसरी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखो जो शंकराचार्य डिस्क्राइब्स द फॉल्सिटी ऑफ द वर्ल्ड एज द वर्ल्ड इज ए रियल क्रिएशन ऑफ माया। हम लोगों ने पिछले एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था ना कि जो क्रिएटर ऑफ द शक्ति या फिर माया, इस तरह के एक क्वेश्चन। तो शंकराचार्य के अनुसार तो देखो ये माया रिलेट हो जाएगा, राइट। तो देखो ऑप्शन ए, द वर्ल्ड इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल इमेजिनेशन, ये नहीं है। और ऑप्शन बी पर देखो प्रकृति पुरुष, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये सांख्य फिलोसफी में हो जाएगा। और द वर्ल्ड इल्यूसरी, दुनिया भ्रामक है, ये भी नहीं है। तो जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, राइट। अब अगला प्रश्न पर आते हैं। कंसीडर अकॉर्डिंग टू एक्विनास एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो एक्विनास के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आप लोगों को ढूंढना होगा। तो देखो ऑप्शन 1, गॉड क्रिएट्स द वर्ल्ड। ऑप्शन 2, द वर्ल्ड इज द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स। ऑप्शन 3, गॉड्स पर्पस इज क्रिएशन इज टू रिवील हिमसेल्फ। या फिर ऑप्शन 4, द वर्ल्ड इज इल्यूसरी। तो कौन सा नहीं है ये पहले ढूंढो, उसके बाद उसको एलिमिनेट कर दो, तो आपका आंसर बन जाएगा। तो देखो द वर्ल्ड इज इल्यूसरी, ये तो
एक्विनस ने नहीं कहा था, राइट। तो ऑप्शन 4 को डिलीट कर दो, तो देखो 1, 2 एंड 3, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गॉड क्रिएट्स द वर्ल्ड, ये तो बिल्कुल सही है। द वर्ल्ड इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स, ये भी सही है। और द गॉड्स पर्पस इन क्रिएशन इज़ टू रिवेल हिमसेल्फ, राइट, तो ये भी करेक्ट ही है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हु इज़ द फर्स्ट टू हैव पॉइंट आउट दैट गुड इज़ इनडिफाइनेबल। तो सबसे पहले किसने बताया कि अच्छा अनिश्चित है? ऑप्शन ए J.F. बटलर, ऑप्शन बी G.E. मूर, ऑप्शन सी A.J. एयर, या फिर ऑप्शन डी W.D. रॉस। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए, सभी को आंसर करना है, ठीक है। यस, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि जो गुड है उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, वो G.E. मूर ने कहा था, राइट। और गुड क्यों? क्योंकि गुड एक सिंपल आइडिया है, सिंपल आइडिया को आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो इनडिफाइनेबल है, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो लिस्ट 1 में है स्वभाववाद, परमाणुवाद, तापर संगतवाद और परिणामवाद, ठीक है। और लिस्ट 2 में है वैशेषिका, बुद्धिज्म, सांख्य और चार्वाका। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये सारे मैच किया हुआ है, ठीक है, देखते हैं आपका दिमाग चलता है कि नहीं। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी। देखो, स्वभाववाद ये चार्वाक फिलोसफी ने दिया है, राइट। और परमाणुवाद ये तो वैशेषिक फिलोसफी। तो देखो A4 और B1 कहाँ पर है? ऑप्शन 4 पर, राइट। और देखो C2 मतलब संगतवाद ये बुद्धिज्म हो जाएगा, और परिणामवाद ये सांख्य फिलोसफी हो जाएगा, करेक्ट। ह्यूमन माइंड इज लाइक ए टबुला राजा ऑन व्हिच ए डिफाइनाइट content is written through sensory experience. The above view is maintained by which one of the following? तो मनुष्य का मन तबुला राजा के समान है जिस पर संवेदी अनुभव होते हैं और एक निश्चित विषय वस्तु लिखी होती है। तो उपरोक्त दृश्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? तो ऑप्शन ए एरिस्टोटल, ऑप्शन बी डेकार्ट्स, ऑप्शन सी लाइबनिज, या फिर ऑप्शन डी जॉन लॉक। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप लोग सो गए हो क्या? जल्दी से आंसर दो। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने कहा था कि ह्यूमन माइंड इज ए लाइक टबुला राजा। टबुला राजा मीन्स ए ब्लैंक स्लेट, ठीक है। अब अगला प्रश्न, Which one of the following accepts the open question argument? तो निम्नलिखित में से कौन स्वीकार करता है कि खुला प्रश्न तर्क? ऑप्शन ए W.D. रॉस, ऑप्शन बी G.E. मूर, ऑप्शन सी C.L. स्टीवेंसन, या फिर ऑप्शन डी P.H. नोएल स्मिथ। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी G.E. मूर। तो G.E. मूर ने ये ओपन क्वेश्चन आर्गूमेंट को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, जब उन्होंने गुड के डेफिनेशन को दिया था, ठीक है, कि गुड इज़ अनडिफाइनेबल। तो एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग एज इट इज़ याद रखो। और एक आते हैं कि नेचुरलिस्टिक फेलासी, ठीक है, ये भी याद रखो। ओके, अब अगला प्रश्न पर आते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष क्या है? तो ऑप्शन ए कॉन्शियस, एंजॉयर एंड एक्टिव, ऑप्शन बी कॉन्शियस, एंजॉयर एंड इनएक्टिव, ऑप्शन सी अनकॉन्शियस, एक्टिव एंड एंजॉयर, या फिर ऑप्शन डी अनकॉन्शियस, इनएक्टिव एंड एंजॉयर। तो इनमें से कौन सा होगा? तो जल्दी बताओ। यस, तो देखो, जो पुरुष है सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग वो कॉन्शियस है, राइट, और वो इनएक्टिव है। तो कॉन्शियस और इनएक्टिव कहाँ पर है? ऑप्शन बी पर, और उसके साथ साथ वो एंजॉयर भी है, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉन्शियस, एंजॉयर एंड इनएक्टिव, राइट। अब अगले प्रश्न, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर्म्स इज टोटोलॉगस? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रपत्त टोटोलॉगस है?
ऑप्शन ए P इम्प्लाइज नेगेशन P, या फिर ऑप्शन बी P डॉट Q डॉट नेगेशन P वेल नेगेशन Q, या फिर ऑप्शन सी P डॉट Q इम्प्लाइज P, या फिर ऑप्शन डी नेगेशन P डॉट Q इम्प्लाइज P। तो इनमें से कौन सा टोटोलॉगस है? तो देखो टोटोलॉगस हम लोग कैसे निकालते हैं कि ट्रूथ टेबल को इस्तेमाल करके हम लोग टोटोलॉगस को निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन सी P डॉट Q इम्प्लाइज P, ये हमारा टोटोलॉगस है। Q, तो देखो यहाँ पर 4 लाइन्स हो गए, राइट, क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों की बात हो रही है P और Q की, राइट। तो 2n मतलब 2 इंटू 2 4, राइट। तो देखो यहाँ पर P के जगह पर देखो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और Q पर देखो ट्रू फॉल्स, राइट। अब देखो P डॉट Q, तो P डॉट Q पर ट्रू डॉट ट्रू, ये एक ही लौता ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर ट्रू होता है, बाकी सारे जो ऑप्शंस या फिर केस है, बाकी सारे केसेस में ये फॉल्स होता है, राइट। और देखो जो कंक्लूजन टर्म है मतलब P डॉट Q इम्प्लाइज P, ठीक है, इसको तो चेक करना था। अब देखो P डॉट Q ये तो ट्रू है, इम्प्लाइज P ये ट्रू है, राइट। तो ट्रू डॉट ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ये तो ट्रू हो जाएगा। अब देखो P डॉट Q, ठीक है, यहाँ पर फॉल्स है, और देखो इम्प्लाइज P ये ट्रू है, तो फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। और देखो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, तो ये ट्रू हो जाएगा, राइट। तो लास्ट दो ऑप्शन पर देखो ये तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स ही है, राइट, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब ये फॉल्स कहाँ पर होता है? जब ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स होता है तब ये फॉल्स होता है, राइट। तो यहाँ पर ऐसा कोई हमें नहीं मिला, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो कंक्लूजन टर्म है सारे ट्रू है, तो ये टोटोलॉजी है, राइट। अब अगला प्रश्न, डैश डील्स विथ गाइडेंस ऑफ द किंग्स ऑन द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो डैश प्रशासन की कला पर राजाओं के मार्गदर्शन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए राजधर्म, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी तर्कशास्त्र, या फिर ऑप्शन डी दंडनीति। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र डील्स विथ गाइडेंस ऑफ द किंग्स ऑन द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ये सिंपल था। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। P इम्प्लाइज Q, देयरफॉर P इम्प्लाइज P डॉट Q। तो ये रूल्स ऑफ इन्फरेंस का कौन सा है? ऑप्शन ए मोडस पोनेंस मतलब एम्प्टी रूल, या फिर ऑप्शन बी मोडस टॉलेंस मतलब एम्प्टी रूल, ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन, या फिर ऑप्शन डी एडिशन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन। तो देखो मोडस पोनेंस का जो रूल्स है वो क्या है? P इम्प्लाइज Q, P देयरफॉर Q, राइट। मोडस टॉलेंस का रूल्स क्या है? P इम्प्लाइज Q, नेगेशन Q देयरफॉर नेगेशन P, राइट। और देखो जो एडिशन है वो तो वेल आ जाएगा, राइट, P देयरफॉर P वेल Q। तो यहाँ पर तो वेल टेल नहीं है, राइट। तो एक लौता ऑप्शन हमारा बचा है, तो ऑप्शन सी P इम्प्लाइज P डॉट Q, राइट। तो ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। कामंदकास नीतिसार और नीतिशास्त्र इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो कामंदका का नीतिसार या नीतिशास्त्र किससे प्रभावित होता है? तो ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी धर्मशास्त्र, ऑप्शन सी उपनिषद, या फिर ऑप्शन डी वेदा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के जो कौटिल्य लिखा था, ठीक है, तो उससे ये प्रभावित हुआ था कामंदका, ठीक है। ये कामंदका ने जो नीतिशास्त्र या फिर नीतिसार लिखा था। ओके, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। द टर्म तुषिता इज एसोसिएटेड विथ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्कूल्स।
तो तुषिता शब्द निम्नलिखित में से किस भारतीय स्कूल से संबंधित है? ऑप्शन ए बुद्धिज़्म, ऑप्शन बी जैनिज़्म, ऑप्शन सी नया या फिर ऑप्शन डी योगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म में ये तुषिता जो शब्द है इसको पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर, तो देखो तुषिता और तुषिता, ठीक है, ये संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ है कंटेंटेड और जॉयस। इज़ द फोर्थ ऑफ द सिक्स देवा और हेवनली रियल्म्स ऑफ कामाधातु इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। और ये लोकेटेड है जमदेवा और निर्माणरति देवा के बीच में, ठीक है। तो ये बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। Which of the following statements are true of गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस? तो गांधी जी के अहिंसा की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन 1 नॉन वायलेंस इज द मोरल अल्टरनेटिव टू वॉर, ऑप्शन 2 इट इज़ द वर्च्यू ऑफ द स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन 3 इट इज़ द सोल फोर्स, ऑप्शन 4 इट मीन्स नॉन किलिंग। तो जल्दी बताओ। ओके, तो देखो इट इज़ द वर्च्यू ऑफ द स्ट्रॉन्ग, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। तो ऑप्शन 2 तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 इट इज़ द सोल फोर्स, ये भी सही है। इट मीन्स नॉन किलिंग, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 नॉन वायलेंस इज़ द मोरल अल्टरनेटिव टू वार, तो यहाँ पर वार जो टर्म लिखा है, राइट, तो ये एसोसिएट नहीं है, राइट। तो ऑप्शन डी 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। ओके, तो आज इस सेशन का लास्ट प्रश्न। द पैराडॉक्स ऑफ हेडोनिज्म वाज पॉइंटेड आउट बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर्स? तो सुखवाद के विरोधाभास को निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने इंगित किया था? तो ऑप्शन ए सिडविक, ऑप्शन सी कांट, ऑप्शन बी बटलर या फिर ऑप्शन डी मिल। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अपने कॉपी पर लिख लीजिए। द पैराडॉक्स ऑफ हेडोनिज्म ये सिडविक ने पॉइंट आउट किया था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूंगा ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और बाकी जो 50 क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम लोग नेक्स्ट सेशन पर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए उतना ही। अगर आपको इस सेशन से थोड़ा सा भी हेल्प हुआ तो इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और इस सेशन को एंड होते ही आपने जो कमेंट सेक्शन है, ठीक है, वहाँ पर फीडबैक जरूर देके जाओ। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन पर। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।